दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे बिल्कुल बगल की जो विंडो है उसमें हमारे देश के भूतपूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा साहब उपस्थित हैं। तो बात सीधी आज जो है वो मुद्दे पर आ जाते हैं, सीधे वहीं पहुंचेंगे। सर का हमने टाइम लिया है तो उसके उतना उसका सदुपयोग कर लें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपने फिर से वक्त निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच सर। असल में तो सीधी बात करूंगा, मतलब मुद्दा यही है कि अचानक से जब कल प्रधानमंत्री ने ये उनकी ओर से ये आया ना कि संदेश कि देश के नाम 5 बजे संबोधित करेंगे, तो मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आ गए। अब सबको ये बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि पत्रकार को हर चीज मालूम होती है, तो ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किए कि क्या फिर से नोटबंदी लगा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं यार क्या करने वाले हैं, इनका कोई पता थोड़ी होता है। तो बोले क्यों, मतलब क्या हम कोई पाकिस्तान पे हमला करने वाले? मैंने कहा बोल के तो कोई करता नहीं है, तो करने के बाद पाकिस्तान बोले तो अलग बात है। तो वह करने क्या वाले? मैंने कहा नहीं पता भाई, ये क्या करने वाले हैं इसका इस तरह के बारीकी से तो पता नहीं होता। इतना पता है कि ये भट्टा बिठाने जा रहे हैं, लगता लगातार बिठा रहे हैं, इतना मुझे पता है। तो मैंने कहा इस कड़ी में और क्या होगा ये नहीं पता। फिर 5 बजे जब वो भाषण सुना उनका, तो सर ये जो 2017 से लेके अब तक ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको जो बना के रखा गया है इस मामले को, अब आज जबकि नवरात्रि का पहला दिन है तो आज से वो लागू हो जाएंगे सब कीमतों में जो सुधार है, वो जीएसटी स्लैब में जो सुधार है वो। सर मैं 2-3 चीज समझना चाहता हूं आपसे। ये बचत उत्सव क्या होता है? और अगर उत्सव होता है तो वो तो कुछ दिनों के लिए होता है, जब शुरू भी होगा फिर खत्म भी हो जाएगा। तो इसकी जो वकालत हो रही है सर, आप मेहरबानी करके हमको बताएं कि ये है क्या पूरा मामला, क्योंकि हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है सर। मोदी जी की बात आपके पल्ले पड़ जाए तो बहुत कमाल हो जाएगा ना। इनका तो पूरा यही उनकी नीयत रहती है कि किसी के पल्ले पड़े नहीं और हम निकल जाएं हीरो बनकर। नहीं, देखिए, मोदी जी के बारे में एक बात आप जानते हैं ज्यादा मुझसे, लेकिन अब सारा देश जानता है कि वो इवेंट मैनेजमेंट बहुत करते हैं। हाँ हर चीज को एक इवेंट, एक जी उत्सव, उस तरह ये भी उत्सव हुआ। अब ये पुरानी बात हो गई, ये दूसरी बात है, लेकिन लागू होने जा रहा है तो उत्सव मनाओ। तो देश उत्सव मना रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्सव मना रहे हैं, गोदी मीडिया उत्सव मना रहा है, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। जी उत्सव किससे पूछे कि भाई किस बात का उत्सव है तो वो सहसा बता नहीं पाएंगे। अब हुआ क्या है, 2017 में जीएसटी लागू हुआ। मुझे याद है कि जीएसटी पर मैंने बहुत काम किया, पहले एक वित्त मंत्री के हैसियत से, और दोबारा जब मैं लगातार 5 साल तक जो वित्त समिति है, वित्तीय मामलों की जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसका मैं अध्यक्ष था। तो जी उस समय हमने बहुत जीएसटी पर काम किया, सरकार को सिफारिशें भेजी। कई कारणों के चलते यूपीए के टाइम में ये लागू नहीं हो पाया। फिर जी मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने 3 साल का वक्त लिया और फाइनली 2017 में इसको लागू किया गया। जीएसटी 1 अगर हम कहें तो जीएसटी जी 1 को 2017 में लागू किया गया और पार्लियामेंट में एक रात को 12 बजे हाँ उत्सव मनाया गया। जी याद है ना आपको? 12 बजे इतिहास जी में जी दूसरी बार सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में सारे लोग इकट्ठे हुए, राष्ट्रपति भी आए और जी ये हुआ कि जीएसटी लागू हो गया 12 बजे से। जैसे कि भारत की जो आजादी थी उतनी ही बड़ी घटना ये है मतलब कोई जीएसटी हाँ का लागू। खैर,
जीएसटी लागू होगा। मेरे जैसे लोगों ने उस समय भी कहा कि भाई इसमें बहुत सारे दोष हैं, इस तरह का जीएसटी तो लगाना नहीं चाहिए था। और दुर्भाग्य से हम लोग सही साबित इस माने में हुए हैं कि पहली मार तो हमारे उद्योगों को, व्यापारियों को, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उससे उनको मार पड़ी थी। और उसका ये जो जीएसटी लागू हुआ, इससे दोबारा उनको चपत लगी बहुत जोर की। और खास करके जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, छोटे मध्यम उद्योग, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए एक तरह से। अभी भी उससे रिकवर नहीं हुए हैं। लेकिन मोदी जी ने एक दूसरा जो सूत्र पकड़ा, वो ये पकड़ा कि भाई जनता हमसे खुश या नाराज होगी, खास करके नाराज होगी जब उसके पास खबर पहुंचेगी। खबर पहुंचने ही मत दो, मीडिया को कंट्रोल में करो। तो इस तरह हमारे देश में गोदी मीडिया का जन्म हुआ, जी बिल्कुल। जो ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं करती है। और उन्होंने कहा बहुत कुछ हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गई, फला हो गया, ढेका हो गया। और 17 से लेकर 25, 7 साल तक इन लोगों ने देश के लोगों का खून चूसा, वो पुरानी जीएसटी के नाम पर। जी। अब जीएसटी 2 लाए हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि वो कांग्रेस पार्टी ने लाया था। मैं वहां मतलब आपका ट्वीट भी मैंने पढ़ा, जबरदस्त हाँ। आपने व्यंग किया। दर्शकों को बता दूं कि यशवंत सिन्हा साहब ने एक ट्वीट किया, बड़ा खतरनाक सा व्यंग है उसमें। उन्होंने बताया दी है कि भाई कांग्रेस ने जो जीएसटी लागू किया था, मोदी साहब ने उसको सुधार कर दिया, करेक्ट कर दिया, तो बधाई है। मतलब खुद ही खुद कर रहे हैं। 2017 एमएसएमई का पट्टा भी उन्हीं के शासन में एमएसएमई का एक तरह से पट्टा बैठ गया। जीएसटी भी उन्होंने ही लगाया, और टीका खुद भी जो है वो अपने ही, मतलब ये गजब है सर। और अपना ढिढोर पीट रहे हैं, देखो हमने कितना कमाल कर दिया। अब मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ। जो हमारे यहाँ आर्थिक आंकड़े तैयार होते हैं ना, कि देश का विकास दर क्या रहा, उसमें विकास दर को कैलकुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की कुछ सेलेक्ट कंपनियों को लिया जाता है जी। कि उनका ग्रोथ रेट क्या रहा, और उसके आधार पर हम मान लेते हैं कि बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जैसे एमएसएमई सेक्टर है, उसका भी ग्रोथ रेट यही रहा होगा। अब जब अच्छे दिन थे और सब लोग एक साथ आगे बढ़ते थे, उस समय तो कुछ इसका तुक था भी। जी। अभी तो कोई तुक नहीं है, क्योंकि अगर 30 इंडस्ट्रियल हाउसेस तरक्की कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जो एमएसएमई उद्योग है वो भी तरक्की कर रहे हैं। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं आर्थिक विकास दर के और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, ये सभी फर्जी आंकड़े आ रहे हैं, और इनका कोई मतलब नहीं। कहां से ले रहे हैं सर ये आंकड़े? कहीं से तो लेते होंगे ना। नहीं, मैंने बताया ना आपको, 30 बड़ी कंपनियों के आंकड़े लेते हैं। अब मान लीजिए कि 30 बड़ी कंपनियां ग्रो कर रही हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ये सोच लेना कि गांव देहात में जो छोटा उद्योग है वो भी ग्रो कर रहा है उसी रेट पर, तो गलत होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि वो भी इतनी ही तेजी से ग्रो कर रहा है, और उसको जोड़ के बता देते हैं कि साहब देखो हमारा ग्रोथ रेट इतना हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं वो धोखाधड़ी खुलेआम चल रही है। और जीएसटी का जो उत्सव मनाने की बात है, बचत उत्सव, बचत उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी बिलीव करते हैं इस बात में कि इतना, एक जर्मन शब्द है ना, ब्लिट्स क्रीक। जी। जर्मन जब बम्बार्ड करते थे, हाँ, तो इतने जोर से बम्बार्डमेंट करते थे कि सब कुछ फ्लैट हो जाता था। तो इनका भी वही है कि प्रचार का इतना शोर मचाओ, प्रचार के माध्यम से इतना शोर मचाओ कि सच्चाई
दब के कुचल के मर जाए और हम जो झूठ फैला रहे हैं वही चारों तरफ व्याप्त हो जाए। तो यही हम लोग देख रहे हैं आज के दिन। भारतीय जनता पार्टी बचत उत्सव मनाने जा रही है, ये दिखाया जा रहा है कि देश के लोग कितने खुश हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि टीवी चैनल्स को मैं देखता हूं, एक भी चैनल अब मयूर जी देखने लायक नहीं रहा, एक भी चैनल। सरकार का गुणगान करने के अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं, विषय है ही नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीएसटी के नाम पर इन्होंने 7 साल लूट खसोट की है। उसमें कहीं अब थोड़ा सा कंसेशन देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने बहुत बड़ा कंसेशन दे दिया, और इतना जबरदस्त प्रचार होगा जी, कि सोचते हैं कि लोग उसमें कोई झूठ नहीं चल सकती है। और मुझे लगता है कि इस बार देश की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, ये तो सर समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपसे समझना भी चाहता हूं सर कि ये जो जीएसटी 2.0 की बात अब आज से शुरू हो रही, सर इन सुधारों को आप कैसे देखते हैं? आपका जो आकलन है उस पर क्या है कि ये जो अब किया गया है ये क्या ठीक है या इसमें और गुंजाइश है ठीक करने की? देखिए मैं आपसे मैं आपसे पूछता हूँ, ये लोग बहुत क्रेडिट इस बात का ले रहे हैं कि हमने 2 रेट ही लागू किया, 5% और 18%। 5% और 18%, 40% की बात छोड़। हाँ, अब मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कहते हैं, जीएसटी के पहले सेंट्रल एक्साइज लागू होता था, उसमें अपने समय में बहुत सुधार किया और हमने 3 रेट फिक्स किए थे, 8%, 16% और 24%। और हमने कहा कि जितनी वस्तुएं हैं इसको इन 3 रेट में फिक्स करेंगे। जी, मैं मानता हूं कि आज भी 2 रेट नहीं बल्कि 3 रेट की आवश्यकता है जीएसटी में। एक मेरिट रेट, एक डीमेरिट रेट और एक मीन रेट। मैंने जो सुधार किया उसका नतीजा ये हुआ कि 90% से ज्यादा वस्तुएं जो थी वो मीन रेट जो था 16% का उसके अंतर्गत आ गई थी। कुछ 8% में थी, कुछ 24% में थी। अभी इनसे पूछा जाए कि भाई तुमने 2 रेट किया है, एक 5% और एक 18%, 5% और 15% क्यों नहीं किया? 6% और 16% क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये मनमानी नहीं है कि जो 4 रेट फिक्स है नहीं। इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि इसको वो रेवेन्यू न्यूट्रल बनाना चाहते थे, यानी कि घाटा कम से कम हो या नहीं हो। लेकिन फिर भी सरकार का ही एडमिशन है कि इसमें 48,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। फायदा होगा 2.5 लाख करोड़ का, मोदी जी कह रहे हैं जी, लेकिन घाटा होगा केवल 48,000 करोड़ का। अगर देश की जनता को 2 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है सर, माफ कीजिएगा पर ये सवाल मन में आ रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि देश की जनता को 2.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा, तो जो देश की जनता को फायदा होगा उतना ही तो राजस्व में ये कमी आएगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साफ बात है। कहाँ से ये पैसा कहाँ से आ रहा है जिससे जनता को फायदा होने जा रहा है? तो ये सब घालमेल है, कुछ भी फिगर बता दो और फिर जैसा हमने कहा कि प्रचार के माध्यम से चकाचौंध कर दो लोगों को। तो मैं ये कह रहा हूं कि 5% और 18% क्यों, 6% और 16% क्यों नहीं? इसलिए कि उसमें कैलकुलेशन हुआ कि भाई सबसे कम घाटा या नो घाटा किस में हो रहा है। अच्छा, ये फैसला जो है अकेले भारत सरकार ने नहीं किया, एक जीएसटी काउंसिल है
जिसमें सारे राज्य मेंबर हैं और वहां जी पर आम सहमति के आधार पर फैसला होता है। ये मैं ही तय जी करके गया था कि वोटिंग ऐसा होगा कि आम सहमति बनानी ही पड़ेगी। तो आम सहमति के आधार पर फैसला होता है। उसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्र के वित्त मंत्री महोदया के साथ बैठकर ये अपना रखा। केंद्र सरकार ने उनको प्रेरित किया होगा कि भाई ये दो बताओ, दो रेट बनाओ, हाँ और उसके बाद ये आ गया, लागू हो गया। और मोदी जी, जो फैसला उनका नहीं है, ये केंद्र और राज्यों का सम्मिलित फैसला है, उसका अकेले उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं इस समय, अकेले। हम्म। चारों तरफ खाली उन्हीं के फोटो, उन्हीं के फोटो, उन्हीं। वो भावनगर में भी उनसे रहा नहीं गया। भावनगर आए थे ना, हमारे यहाँ पे थे ना 2 दिन पहले, तो उनसे रहा नहीं गया। तो जैसे सूरत में करवाया था, वैसे भावनगर में भी एक ऐसा किस्सा हम सबको देखने को मिला। एक छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का, और अचानक से वो जो 60 मिनट का उनका कार्यक्रम था, उसमें कुछ 30 सेकंड के लिए वो बच्चा दिखाई दिया, और एएनआई का कैमरा भी जो है सीधा उसी बच्चे पे गया। और मोदी साहब ने तुरंत कहा कि अरे ये बच्चा है जो मुझे कोई तस्वीर देना चाहता है, उनसे मेरी तस्वीर लाओ, मैं उसको जो है बधाई देना चाहता हूँ। तो वो 30-40 सेकंड में ही पूरा मामला हो गया। और बच्चा जो है वो आंख में आंसू बगैर भी जो बहुत रो रहा था। वो, मैंने उसको भी जूम किया, मैंने कहा ये आदमी बच्चा भावविभोर हो गया, तो आंखों में आंसू, तो हम लोग होते तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये इतना भाव विभोर है तो उसकी आंखों में आंसू आने चाहिए। पर वो सर आंसू दुखी नहीं, तो मतलब बिना आंसू के भी रोया जा सकता है। ये एक मोदी जी कर सकते हैं, ये कि बच्चे ने कर दिया और उसके बाद बच्चा गायब हो गया। इतना ही करने के लिए वो आया था, और फिर मोदी जी ने वो फोटो दिखाई और फिर कहा कि देखिए देश के बच्चे भी हमें इतना प्यार करते हैं। ये भावनगर में हुआ अभी 2 दिन पहले। ये सब चीजें करने से उनको ऑक्सीजन मिलता है। देखिए हम और आप जो है ना सर, मैं तो बहुत सालों से कहता हूं कि हम और आप तो हवा पर जीते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, सांस ले पाएंगे तो जी पाएंगे। मोदी साहब का ऐसा है, मेरे ख्याल से मोदी साहब सिर्फ प्रसिद्धि और ये प्रचार पर जीते हैं। अगर ये बंद हो गया तो फिर ऑक्सीजन से उनका काम नहीं चलेगा। नहीं, बट इसके गंभीरता से अगर इस पर चर्चा की जाए तो अंदर से इसका मतलब मोदी जी बिल्कुल खोखले हैं। जी बिल्कुल, अंदर से खोखले हैं। अगर उनको 50 हर पेज में अपनी फोटो नजर नहीं आए, टीवी में वो छाए नहीं रहे, पेट्रोल स्टेशन जो है वहां पर उनकी तस्वीर नहीं लगी हो, इधर उधर जहां जाए केवल मोदी मोदी नहीं हो, तो उनमें हमको लगता है कि आत्मविश्वास की भारी कमी आ जाएगी। सही, बिल्कुल। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वो विदेश जाते हैं तो वहां पर भी एएनआई वाला उनके पीछे लगा रहता है। हाँ, कि अगर राष्ट्रपति शी और पुतिन बात कर रहे हैं तो पहुंच जाएंगे और वो बीच में एक खड़े हो एंगल से फोटो लेगा, पता चलेगा कि मोदी जी ही सेंटर में है, मोदी जी ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये वही आदमी करता है जिसके अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। अब वो 12 साल, कितने साल रहे गुजरात के मुख्यमंत्री? अब 13.5 12 साल, साल, 13.5 साल, अब 12 साल से देश के प्रधानमंत्री है? इसके बाद भी उनको उनको उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं जागा है। बहुत सही जब बात तक है, कि बहुत सही। चारों तरफ से ये शोर नहीं होता रहे मोदी 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 मोदी, तो मुझे लगता है कि वो एक दिन में क्लैप्स कर जाएंगे। बिल्कुल सर, वही तो डर है उनको, जो मैं समझ पा रहा हूँ। सत्ता में बने रहने के जो बहुत सारे उनके जो जरूरी कारण है उनके लिए, उनमें से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कल से अचानक अगर मेरा नाम कोई लेना बंद कर देगा, मेरी फोटो कोई छापेगा नहीं, और मैं अगर प्रचार से बिल्कुल गायब हो जाऊंगा, तो फिर मैं जी कैसे पाऊंगा। ये एक है मेरे ख्याल से उनको बड़ा डर है उस मामले में। पर इस ये पर थोड़ा सोचना आगे बढ़, हाँ ये सोचना चाहिए, बहुत जरूरी बात है सर ये। वरना जैसे कल कल क्या था, कल ऐसी कौन सी जरूरत थी? मतलब आप शाम को 5 बजे देश को, राष्ट्र को संबोधित करने का कौन सा वाला मुद्दा, मतलब क्या था मुद्दा? कुछ नहीं था। वही जरूरत कर चुके हैं 15 अगस्त को, कर चुके हैं 15 अगस्त को लाल किले से, फिर ये क्यों? तो ये अपने आप में दर्शाता है। तो बिल्कुल सही बात। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को। ये आपने कहा कि स्लैब इस तरह से होने चाहिए थे और आपने अपने कार्यकाल के दौरान उसको ठीक किया था।
तो मैं क्या इसका मतलब मैं जो समझ रहा हूं, मैं आपसे कंफर्म कर लूं, आप कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल जो है करने की बात की, रेवेन्यू को आप कह रहे हैं, मतलब कि सरकार को कम करके भी, जीएसटी स्लैब में कटौती करके भी सरकार की तिजोरी में ज्यादा जो आय है राजस्व की, वो घाटे में ना जाए, वो कम ना हो ज्यादा, ये आप कह रहे हैं इस तरह से इस स्लैब को। हाँ, और अगर हो भी तो कम से कम हो। यही रहता है किसी भी सरकार का या वित्त मंत्री का उद्देश्य, यही रहता है कि टैक्स में सहूलियत दो, लेकिन साथ ही साथ सरकारी घाटा जो है उसको कम से कम पर रखो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा ना, मैंने देखा कहीं कि तेलंगाना की सरकार जो है उसने कहा कि 7,000 करोड़ का हमको घाटा होगा, और वो डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी भरपाई करे। तो राज्यों से ये बात अब आने शुरू होगी कि भाई हमारे इतने का घाटा हो रहा है राज्य सरकार को, और आप इसकी भरपाई कीजिए, केंद्र सरकार करे। लगता है जैसे इस पर चर्चा नहीं हुई, इसलिए कोई फैसला इसके पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब इस तरह की डिमांड उठना शुरू होगी। और बहुत लोगों का तो ये हाँ, मानना है कि जीएसटी में इन्होंने रेट्स को इतना बढ़ा दिया था, पिछले 7 सालों में इतना बढ़ा दिया था कि उसमें थोड़ा कम कर दिया। 10% था, मान लीजिए कि 5% था, उसको 10% किया, और 10% को अब 7.5 कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो कितना बड़ा तुमको, इतनी बड़ी राहत हमने दे दी। तो ये खेल मोदी जी खेलने में माहिर हैं और खेल रहे हैं। पर सर तो फिर जो 17 से लेके अब तक जो हमसे, जो देश के नागरिकों से जो टैक्स ऐंठा जा रहा था, उसका क्या फिर, मतलब मैं तो ये कहूंगा ना कि अगर आप मुझे अचानक से रियायत दे रहे हो, आप जो जितनी दे सकते हो उतनी, तो फिर मैं तो ये मन में सोचूंगा कि तो अब तक मुझसे क्या बहुत ज्यादा ही ऐंठ लिया आपने। हाँ तो फिर बिल्कुल। वो पैसा, वो क्यों, वो मेरी जेब से क्यों ले लिया पैसा वो, और हाँ, उसका और क्या वो हुआ? भी एक दो बार नहीं, एक आध 2 साल नहीं, पूरे 7 साल, 7 साल, 8 साल, आठ 8 साल। साल लगातार आप इसको हमसे वसूलते रहे, और आज हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुमको कितनी बड़ी रियायत दे दी, बचत उत्सव मनाओ। अरे तो उसका दिवाली हिसाब। में आप जानते हैं मयूर जी, दिवाली जी, में तो ऐसे ही खरीदारी बढ़ती है, जी सर। तो खरीदारी बढ़ेगी, दिवाली के चलते ये क्लेम करेंगे कि हमारे छूट के चलते ये। इससे, हाँ, इस ये बचत उत्सव से बढ़ गई दिवाली। लेकिन हाँ सर पैसा होगा तो फिर लोग बचत भी कर पाएंगे, पैसा होना, कमाई होना भी जरूरी है, बचत तो वैसे नहीं होती है सर। अब हम कुछ बिल्कुल। कमाते होंगे, मतलब देश में आप 80-81 करोड़ लोगों को तो आप ही कह रहे हैं कि हम अब 5 किलो राशन का वो किट दे रहे हैं ताकि उनका खाना पीना जो है हो सके। और बेरोजगारी का जो आंकड़ा अब तो उन्होंने देना, वो जो संस्था है उसने बंद कर दिया मेरे ख्याल से। आखिरी बार पिछले साल दिया था या उसके अगले वाले साल दिया था, उसके बाद तो संस्था जो है वो आंकड़ा भी नहीं दे रही है। लेकिन जब भी अंतिम बार वो आंकड़ा आया था सर, तो वो भी जो अपने, मतलब सब रिकॉर्ड तोड़ के जो है बेरोजगारी का आंकड़ा खड़ा था। बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में हम सर देख रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगारी के चलते नौकरी मांगने के लिए लगातार आंदोलन पे है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। उन लोगों ने अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के नौकरी पाने की कोशिश की सर, उनको बेरहमी से पीटा जा रहा है, रोड पर घसीटा जा रहा है। और जो जो मतलब कि अंग्रेज हमारे साथ करते थे ये लोग, वहां जहां तहां सरकारें कर रही है सर। तो नौकरी और रोजगार तो मिल नहीं रहे सर, पेपर फूट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। हमारे यहाँ आज भी हुआ है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया। तो सर पैसे तो है नहीं ना, लगातार हमारी खरीद शक्ति भी कम हो रही है, ये भी आप जैसे जो एक्सपोर्ट निष्णात तज्ञ लोग हैं बता रहे हैं कि भाई खरीद शक्ति हमारी कम हो रही है। तो फिर पैसे और खरीद शक्ति कम हो रही है, तो बचत किस चीज की करेंगे सर हम? नहीं, तो इसीलिए जो बचत का आंकड़ा है, बचत का, डोमेस्टिक सेविंग्स जिसको कहते हैं, जी, सकल घरेलू से बचत, जी, वो जी, जी, लगातार गिरता रहा है। जी। लगातार मोदी रेजीम में वो गिरा है।
क्योंकि लोगों के पास बचत के लिए पैसे नहीं बचते हैं, और इसलिए इसका असर डिमांड के ऊपर पड़ा है। अब आप देखिए ना, वित्त मंत्री महोदया कह रही हैं उद्योग घरानों को कि आप और इन्वेस्ट करो, आप और इन्वेस्ट करो। आंकड़े ये बताते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो गया है और जो क्षमता हमने क्रिएट कर ली है, अगर 100% क्षमता है तो उसका हम 70% ही उपयोग में ला रहे हैं। तो इसका मतलब कि पूरा उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे नहीं है लोगों की जेब में। ये एक ऐसा सर्किल है जिसको आप ये बचत उत्सव बना के नहीं कर सकते हैं खत्म। इसके लिए बहुत तरह के उपाय करने पड़ेंगे ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए, और पैसा जाएगा जब एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार ही नहीं है तो आप मुफ्त में भोजन देने के लिए लाचार है। एक बार भी मोदी जी ने ये नहीं कहा। अभी हाल में भी आज एक कल उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया। तो अभी कितने लोग हैं बचे हुए? 5 करोड़। 5 करोड़ लोग बचे हुए हैं और 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का भोजन दे रहे हैं। तो क्या क्या दिखाता है ये? कि ठगी, चीटिंग की हद हो गई ना जी। कि लोगों को लगातार बेवकूफी समझते रहो और बनाते रहो कि कोई इन आंकड़ों में तो जाएगा नहीं, और हम प्रचार के माध्यम से आगे बढ़ जाएंगे। यही था सर। मेरे ख्याल से आपने एक तो वो बात बहुत ही हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत अच्छा सही कहा कि आप जब थे तब किस तरह के स्लैब थे, क्योंकि जनरेशन पूरी चेंज हो गई ना सर। हम भी तब नए नए रिपोर्टिंग में थे। मुझे याद आ गया आपने कहा कि हाँ उस समय एक बड़ा एक और उस पर चर्चा भी काफी हुई थी आपके उस निर्णय पर, मुझे ठीक से याद है। आई वॉज वेरी न्यू एज ए जर्नलिस्ट। मैंने 98 में जर्नलिज्म शुरू किया सर। तो आपकी वहाँ सरकार बनी और हमारा यहाँ पे, और यहाँ गुजरात में भाजपा की सरकार बनी, और फिर हमारा जर्नलिज्म भी शुरू हुआ था। तो आई रिमेम्बर कि वो था, और वो अप्रिशिएटेड था। वो आपका जो मूव था, जहां तक मुझे ठीक से याद है, इट वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड स्ट्रक्चर कि हाँ ये ठीक है। और मेरे ख्याल से उसी के आधार पर जो है फिर वो एक पूरा एक बहुत ही रोजी पिक्चर भी बना, मतलब सरकार का, कि अब इंडिया शाइनिंग और ये सब जो हो रहा था। आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन रिकलेक्ट। पर खैर वो आपने चुनाव जल्दी करवा दिए, वो अलग मामला है पूरा। आपकी किताब पढ़ी सर, उस पर कभी बात करनी मुझे। वैसे मतलब छपी है, उसको भी 2019 में मैंने खरीदी थी, 19 या 20 में मैंने खरीदी थी, पर उस पर कभी बात करनी है आपसे। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं पढ़ चुका हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर। तो दोस्तों, सिन्हा साहब थे, आपने बातचीत सुनी पूरी। जीएसटी 2.0 पर आपने सिन्हा साहब के विचार सुने। अभी आपकी विवेक और आपके क्या कहते हैं कि बतौर नागरिक होने के दायित्व पर ये निर्भर करता है कि आप ये जीएसटी 2.0 को कैसे देखते हैं। जैसे भी देखते हो, इस बातचीत से सहमत हो ना हो, हम ये जरूर आपसे विनती करेंगे कि ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें नीचे लिख के हमको जरूर से बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। और अगर बातचीत और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इसकी लिंक को आप शेयर करें हो सके इतना, और अगर चैनल जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।